Everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Today we'll be studying chapter 9 from class 12th NCERT Biology, Strategies for Enhancement in Food Production. Why there is a need for enhancement strategies in food production? The reason being, first, to meet the endless increasing demand of food, right? Second is क्योंकि enhancement will also increase the content of protein and vitamins in the food, which will also lead to a better lifestyle. So इस वजह से भी हमें enhancement की ज़रूरत है. Next is animal husbandry. सी एनिमल हस्बेंड्री एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जो कि सिर्फ एक आर्ट नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ साइंटिफिक वे टू डू इट. ठीक है. सो दिस इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स. अब बात आती है कि लाइव स्टॉक्स क्या क्या कंसिस्ट करेंगे. सो लाइव स्टॉक्स लाइक बफलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट्स. प्लस अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में देखें तो ये दिस विल ऑल्सो इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज. ठीक है. फिशरीज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक्चुअली में? तो फिशरीज में इंक्लूड होती है रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग. ऑल राइट. द थिंग बीइंग इज कि कम से कम भी 70% जो है हमारा ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो इंडिया और चाइना से आता है. बट अगर 70% जो कि इतना लंबा इतना बड़ा वो हो जाता है, हमारा परसेंटेज वैल्यू हो जाता है, उसके बावजूद भी सिर्फ 25% ही कंट्रीब्यूशन होता है. द रीज़न बीइंग क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो पर यूनिट वेरी लो है, और इसीलिए ही एनहांसमेंट की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट लो है. डेयरी फार्म मैनेजमेंट. डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो है वो जनरली किस को इंक्लूड करेगा? दिस विल इंक्लूड द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट. फॉर व्हाट? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. जो मिल्क ईल्ड है वो प्राइमरीली किस पे डिपेंड करता है? वो प्राइमरीली डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द ब्रीड पे. ठीक है. इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है कि मिल्क की ईल्ड ही हाई हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि रेजिस्टेंट टू डिजीज़ भी रखता हो वो ब्रीड. ठीक है. इसी तरीके से वी कैन रियलाइज दैट ओके आफ्टर हैविंग लुक्ड into these kind of breeds, one can have proper amount of milk and with proper प्रॉपर्टीज़ जो हमें नीडेड है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. राइट. इस चीज़ के लिए किस किस की ज़रूरत होगी? द फर्स्ट विल बी द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर. इसको हम बहुत साइंटिफिक मैनर से कैरी आउट करते हैं. सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर शुड बी लुक्ड आफ्टर. स्ट्रिंजेंट क्लेनलीनेस एंड हाइजीनिक रूल्स शुड बी मेड. स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट पर ध्यान होना चाहिए. रेगुलर इंस्पेक्शंस कंडक्ट करवाने चाहिए. प्लस प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए. उसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई तुरंत टू इट्स नॉर्म्स करनी चाहिए. प्लस एक वेटरनरी डॉक्टर का मैंडेटरी रेगुलर विजिट होना चाहिए. ऑल राइट. नेक्स्ट इज़ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट अब किस चीज़ को इंक्लूड करेगा? ये इंक्लूड करेगा डोमेस्टिकेटेड फाउल, मतलब कि बर्ड्स को, जो किस चीज़ में आती है? यूज्ड फॉर फूड एंड फॉर देयर एग्स. मतलब फूड में मतलब क्या हो जाएगा कि इनका मीट यूज़ करना, और एग्स तो ऑफकोर्स एग्स हो ही जाएंगे. इसमें कौन कौन सी बर्ड्स इंक्लूड होती हैं? दिस इंक्लूड्स चिकन, डक्स, और उसके अलावा टर्की एंड गीज भी यूज़ होती है. ठीक है. अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? साइंटिफिक मैनर में कैसे कैरी आउट करेंगे कि सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री, अगेन जो हमने ऊपर बात करी थी कि सिर्फ हाई ईल्ड ऑफ मिल्क ही ज़रूरी नहीं है, बट एक डिजीज़ फ्री सिलेक्शन ऑफ ब्रीड्स भी ज़रूरी है. सो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री ब्रीड्स होना चाहिए, सूटेबल ब्रीड्स इन प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस. प्रॉपर फीड एंड वाटर, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए. हेल्थ केयर का पूरा ध्यान रखना चाहिए. Just discussed that by breeding or by hybridization we get the desirable qualities जो भी हमें चाहिए होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए. राइट. सो एनिमल ब्रीडिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है इन द एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री क्योंकि ये ईल्ड सी दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द ईल्ड ऑफ द एनिमल्स. मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उसका ईल्ड तो बढ़ाती ही हैं, प्लस डिज़ायरेबल क्वालिटी के साथ. ठीक है. तो सिर्फ ईल्ड ही नहीं बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है? क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है या बेटर हो रही है. राइट. तो इस चीज़ के लिए एक ब्रीड क्या होता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्म ब्रीड. सो अ group of animals related by decent and similar in most of the characters क्या इंक्लूड करेंगे? लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एंड सो ऑन. ठीक है. तो अगर इन चीज़ से अगर वो चीज़ मिल रही है तो हम उसे कहेंगे कि ये ब्रीड है. मतलब दिस ग्रुप ऑफ एनिमल दे आर हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स और
ये रिलेटेड है, जनरेशन बाय जनरेशन जो है इनका रिलेशन है एक दूसरों से, तो हम कहते हैं ब्रीड। नाउ दो वर्ड आते हैं, एक आता है इन ब्रीडिंग और एक आता है आउट ब्रीडिंग। बहुत ईजी है, अगर हम ब्रीड या अगर हम क्रॉस या अगर हम मेट, अगर सी ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं, ब्रीड, क्रॉसिंग या क्रॉस या फिर मेटिंग या मेट, ठीक है। अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं बिटवीन एनिमल्स जो कि सेम ब्रीड से रिलेट करते हैं या सेम ब्रीड से आते हैं, तो ऑफ कोर्स उन्हें हम क्या कह देंगे, इन ब्रीडिंग, ठीक है। और अगर हम क्रॉस कर रहे हैं बिटवीन एनिमल्स जो कि डिफरेंट ब्रीड से हैं, तो उसे हम कह देंगे आउट ब्रीडिंग। सीधी सी बात है। अगर हम इस इन ब्रीडिंग को और अच्छे से समझना चाहें तो देखो क्या होता है कि इन ब्रीडिंग रेफर्स टू मेटिंग या क्रॉसिंग बिटवीन एनिमल्स जो कि क्लोजली जो क्लोजली रिलेटेड है। सो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स जिनकी कितनी जनरेशन से आसपास सेम ब्रीड हो रही है या सेम प्रोजिनी से आ रहे हैं, एटलीस्ट फ्रॉम 4 to 6 जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग जब हम करवा देंगे, व्हाट वी विल गेट दी सुपीरियर क्वालिटी, राइट। अब इस सुपीरियर क्वालिटी के लिए से इन केस हम कैटल्स का वो लेते हैं एग्जाम्पल, तो क्या होगा, सुपीरियर फीमेल में इट विल बी दी काउ और दी बफेलो दैट विल प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन, ऑफ कोर्स, जिसकी बात क्या करी थी, इंक्रीज्ड ईल्ड की बात करी थी हमने, राइट। दूसरी बात क्या हो जाती है, सुपीरियर मेल में इट विल बी द बुल, व्हाई, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस सुपीरियर प्रोजेनी एज कंपेयर टू दी अदर मेल्स, राइट। अब देखो क्या होता है, हमने पहले मेंडल वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जब इनब्रीडिंग होती है तो इनब्रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि वी कैन गैदर सम डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ या वी कैन हैव सम डोमिनेंट ट्रेड्स जो हमें ज़रूरत है, ठीक है, उस चीज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये किस तरीके से होगा, जब हम एक प्योर लाइन इवॉल्व कर लेंगे किसी भी एनिमल में। और ये प्योर लाइन कैसे आएगी, जब हम लगातार इनब्रीडिंग करवाते रहेंगे, ठीक है। तो इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, प्लस ये क्या करेगा, ये हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एक्सपोज करेगा। जब एक्सपोज हो जाएगा तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हाउ, बाय सिलेक्शन, ठीक है। हम खुद से सिलेक्ट करके उस चीज़ को हटा सकते हैं। प्लस अगर कोई सुपीरियर जीन है जिसको हमें ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्यूमुलेट कर लेंगे, हम उसको अपने मतलब उसमें इकट्ठा करते रहेंगे, बाय व्हाट, अगेन बाय सिलेक्शन, ठीक है। द प्रॉब्लम विच अकर्स इन ब्रीडिंग इज कि जब लगातार इन ब्रीडिंग हो जाती है, स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग हो जाती है, तो फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और इस टर्म को यहाँ पे हमने बोला है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब कि इस टाइम पे जो इंडिविजुअल है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन किस चीज़ को इंक्लूड करेगा, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर कुछ टाइम के लिए हमें जो मेटिंग है वो सेम ब्रीड में नहीं करवानी पड़ेगी, हमें उसको अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल से करवाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ब्रीड सेम रहेगी, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स नहीं रहेंगे, बट दे विल बी दी अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प इन रिस्टोरिंग फर्टिलिटी एंड ईल्ड। और ये वही चीज़ है जो दोनों की दोनों इससे पहले इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में खो रही थी। क्या खो रही थी, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। अब आता है आउट ब्रीडिंग। सो आउट ब्रीडिंग की हमने एक नॉर्मल डेफिनेशन पीछे पढ़ ली थी कि इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग, मेटिंग या ब्रीडिंग जो है बिटवीन एनिमल्स होगा, बिटवीन इंडिविजुअल्स होगा जो कि सेम ब्रीड के तो होंगे पर रिलेटेड नहीं होंगे। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन दिस फर्दर इज कि ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ब्रीड, मतलब सेम ब्रीड हो सकता है पर कॉमन एंसेस्टर्स नहीं हो सकता। कितने जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर्स नहीं हो सकता, 4 to 6 जनरेशन तक नहीं हो सकता, तो इसको नॉर्मली हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरीके के आ जाते हैं, एक आ जाता है हमारा आउट क्रॉसिंग और एक आ जाता है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। सो आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, जब हम व्हेन वी प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग एनिमल्स या इंडिविजुअल्स सेम ब्रीड के होंगे पर कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा ऑन ईदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री, मतलब कि इवन इफ इट्स मेल और फीमेल, सो इन दोनों की तरफ से कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। अप टू विच जनरेशन, अप टू 4 to 6 जनरेशन। द मेन पॉइंट विच अराइजेज इज, पुट अ स्टार मार्क और वॉट एवर यू वॉन्ट, कि ये दिस इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर what kind of animals that are below average in productivity in milk production growth rate, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्लस अगर हम एक बार भी आउट क्रॉसिंग करवा देते हैं तो दिस विल हेल्प इन ओवरकम
इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यहाँ पे भी एक स्टार मार्क लगा लो, दो चीज़ें यहाँ से निकल कर आती है। फर्स्ट, दिस इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर विच काइंड ऑफ एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन। प्लस अगर हम एक बार भी सिंगल आउट क्रॉस करवा देते हैं, अगर हम, तो दिस विल हेल्प इन ओवरकमिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। दूसरा आ जाता है क्रॉस ब्रीडिंग। सो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, सिंपल सा है कि सुपीरियर मेल एक ब्रीड से, मतलब रिलेटिंग फ्रॉम वन ब्रीड विल बी मेटेड टू द सुपीरियर फीमेल ऑफ कंप्लीटली अनदर ब्रीड। ठीक है, यहाँ पे अब तक हम ये बात कर रहे थे कि सेम ब्रीड होगा पर कुछ जनरेशन तक एंसेस्टर्स ना मैच करें, पर यहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड्स की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ का जो एग्जाम्पल है वो एक ये है, वो है हिसारडेल, जो कि न्यू ब्रीड ऑफ शीप है, जो डेवलप्ड है इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से ये जो वर्ड है इंटर का मतलब ही ये हो जाता है कि कंप्लीटली दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, सो दिस सेज इज कि जब हम मेटिंग करवाते हैं मेल एंड फीमेल एनिमल्स की विच आर डिफरेंटली ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड, मतलब कि यहाँ पे स्पीशीज की बात करी जा रही है। ठीक है, सो जब दो कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज का हम मेट करवा देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसका एग्जाम्पल आ जाता है म्यूल। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट इज म्यूल किसका प्रोडक्ट है या किसकी प्रोजनी अगर हम कहें तो ये है गधे और घोड़े की। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिफरेंट स्पीशीज हो जाती हैं। ब्रीडिंग हमें कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के रूप में करनी है, तो व्हाट वी विल बी कैरिंग आउट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाउ इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस इज दैट द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल एंड देन अ फीमेल इज चोजन एज अ पेरेंट, और वहाँ पे दिस इज इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, of the selected female by the breeder. Now the thing is कि ये जो हमने semen collect किया है as the form of by the method of artificial insemination, इसमें ये जो semen है इसको हम generally तुरंत भी inseminate कर सकते हैं, this depends on us। तो हम तुरंत inseminate कर सकते हैं, +1 +2 या point number 2 will be कि हम इसको freeze कर सकते हैं, freeze करके whenever there will be a need then we'll be taking out from the freezer and we'll be inseminating it or we'll be injecting it into the reproductive tract of the female, right? Next is कि हम इसको transport भी कर सकते हैं, जब भी desirable mating करवानी होगी तो we'll be carrying out this process। The thing is कि ये जो हमारा जो artificial insemination का process है ये प्योर सक्सेस लेकर नहीं आता है। ठीक है, सो द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मेच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल्स इज़ फेयरली लो, इवन अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कैरी आउट करवाते हैं। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की हेल्प चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है मोएट की हेल्प, विच स्टैंड्स फॉर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। नाउ इन दिस टेक्नोलॉजी व्हाट हैपेंस इज कि इसमें हम क्या करते हैं, एक काऊ में जो कि एज अ मदर रोल करती है या फॉस्टर मदर के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो इसमें जो काऊ होती है उसमें हम हार्मोन का वो कर देंगे, इंजेक्शन कर देंगे या हम उसका एडमिनिस्टर कर देंगे फॉर द एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज विच इज़ FSH, स्टैंड्स फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें क्या होगा, फॉलिकुलर मैच्योरेशन इंड्यूस हो जाएगा और सुपर ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग FSH हॉर्मोन्स दिस विल इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन और सुपर ओव्यूलेशन होगा। इसका मतलब कि जो पर साइकिल हमारा जो 1 एग रिलीज़ हो रहा था, अब कम से कम 6 to 8 एग्स रिलीज़ होंगे। अब इससे क्या होगा कि 6 to 8 जब एग्स रिलीज़ होंगे तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो वो था ओव्यूलेटिंग था वो पर साइकिल इंक्रीज हो गया FSH के एडमिनिस्ट्रेशन से। इस अब क्या होगा, नाउ दिस विल द एनिमल इज ईदर मेटेड विद एन एलीट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। ठीक है, जस्ट अभी हमने आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन का प्रोसेस पढ़ा है। तो इससे क्या होगा, द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है हमारे, जब 8 to 32 सेल्स की स्टेजेस पे आ जाएंगे तो हम इसको नॉन सर्जिकली इसको हम निकाल लेंगे और किस मदर में डाल देंगे, सरोगेट मदर में डाल देंगे, विच इज़ अवेलेबल फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। ठीक है, तो अब इस तरीके से क्या होगा कि एक तरफ हो रहा है कि एम्ब्रायो प्रोड्यूस हो रहा है और आगे जाकर बेबी डिलीवर हो जाएगा काउ से, और दूसरी तरफ जो फॉस्टर मदर का काम करी थी जिसको हमने FSH एडमिनिस्टर करा था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, द काउ विल अगेन बी रेडी फॉर द सेकेंड राउंड और अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। सो इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम किस किस पर अभी तक एडमिनिस्टर कर चुके हैं। सो वी हैव एडमिनिस्टर्ड इनटू कैटल, वेट,
हमने एडमिनिस्टर कर दिया है शीप, रैबिट्स, बफलोज, मेज एट्सेट्रा। अब इससे क्या हुआ है कि हमारा हाई मिल्क ईल्डिंग ब्रीड्स तो बना ही बना है, प्लस हाई क्वालिटी ऑफ मीट ईल्डिंग बुल भी तैयार हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज बी कीपिंग। बी कीपिंग को हम एपीकल्चर भी कहते हैं, ठीक है, एपीकल्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली मेंटेनेंस होती है ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। अब ये एक ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री रही है, ये बहुत काफ़ी टाइम से हम करते आ रहे हैं। नाउ वाई वी यूज़ हनी, वी यूज़ हनी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस और इट गिव्स हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू टू आवर फूड, ठीक है, प्लस सिस्टम मेडिसिन में काम आता है, प्लस क्योंकि जो हनी बीज जो है वो बीज वैक्स भी बनाते हैं, ये बहुत बहुत तरीके की इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल है, लाइक कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिश ऑफ वेरियस काइंड्स। तो इसी नीड पर जो हमारा एपीकल्चर है या जो बी कीपिंग है, इसका जो एक इंक्रीज डिमांड हो चुका है, इसलिए हम लार्ज स्केल पे बी कीपिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपनाने लगे हैं। कहने को तो ये हो जाता है कि जो बी कीपिंग है दिस इज़ नॉट लेबर इंटेंसिव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक अ स्टार ऑन इट। सो दिस इज़ नॉट अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, बट स्टिल वी नीड टू हैव सम साइंटिफिक नॉलेज अबाउट बीज, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग कि नेचर एंड हैबिट ऑफ बीज का क्या होता है, प्लस एक सूटेबल लोकेशन होनी चाहिए, क्या जो क्या इंक्लूड करेगी, जिसके आसपास सफिशिएंट वाइल्ड श्रब्स, फूड, फ्रूट ऑर्चर्ड्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स हों, ठीक है। नेक्स्ट इज कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइविंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, प्लस हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट इज कि अभी जो हम आसपास अपने जो बेस्ट या कॉमन स्पीशीज यूज़ करते हैं बी कीपिंग में इज एपिस इंडिका, ठीक है। बी हाइव्स जो है वो हम कहीं भी रख सकते हैं, लाइक इन वंस कोर्टयार्ड और वरांडा और इवन ऑन द रूफ, और इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज़ नॉट अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। नाउ इज़ फिशरीज। फिशरीज को हम पिसीकल्चर भी कहते हैं, नो कीपिंग एंड मैनेजिंग ऑल द फिशेज में फिश पिसी कल्चर आ जाएगा। सो व्हाट हैपन्स इन दिस इज़ कि ये जो फिशरी जो हमारी इंडस्ट्री है ये किस चीज़ को डिवोट करती है, किस चीज़ को कंप्राइज करती है, दैट इज़ कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिशेस, ठीक है। इसमें कई तरीके के एक्वाटिक एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर फॉर फूड, ऑफ कोर्स फॉर फूड। अब इसमें कुछ फ्रेश वाटर फिशेस आती है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस, तो यहाँ से हमें याद होना चाहिए कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प, ठीक है। इसके अलावा जो मरीन फिशेस होती हैं वो होती हैं हमारी हिरसा, सार्डिन्स, मैकेरल्स एंड पॉम्फ्रेट्स। The next topic comes is plant breeding. Now, the very first question which arises should be is that what is the need of plant breeding now? So the need of plant breeding first of all is कि जो हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड था या जो भी हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स थे, ऑल्दो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्योंकि अब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन नॉट मीट द एंड्स फॉर द डिमांड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमें किस चीज़ पर आना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा नई टेक्निक्स पे, जो कि क्या इंक्लूड करेंगी, ब्रीडिंग ऑफ द प्लांट्स फॉर हायर और डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी चीज़ के लिए एक वर्ड आता है, वो आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 1961 के करीब चला था, और इससे क्या हुआ था, इसका इम्पॉर्टेंट एम ये था कि छोटे एरिया पे या पर यूनिट एरिया पे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है, ईल्डिंग कैसी बढ़ाई जाए हमारे प्लांट्स की, प्लस डिज़ायरेबल क्वालिटी कैसी लाई जाए। ऑलराइट, तो इस चीज़ के लिए हमने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स करी फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोर्स हाई ईल्डिंग एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, यही हमें हमेशा चाहिए होती हैं। और किस तरीके की वेराइटीज़ में हमने ये सब इस चीज़ को हमने अपनाया, इन वीट, राइस एंड मेज। अब अगेन जो अगर डेफिनेशन की बात आ जाए कि प्लांट ब्रीडिंग क्या हो जाती है, सो प्लांट ब्रीडिंग क्या हो जाएगी, व्हेन वी विल बी हैविंग अ पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजायर्ड प्लांट टाइप, ठीक है, जो कि कल्टिवेशन के लिए बेटर सूटेड होगा, और किस चीज़ के लिए, जो कि हमारा ग्रेटर ईल्ड्स एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्लांट ब्रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग है वो इन्वॉल्व करता है क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइंस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइंस रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी कैरेक्टर्स निकल कर आएंगे उसको हम आर्टिफिशियली सिलेक्ट करेंगे कि ऑफकोर्स दिस इज़ द डिज़ायरेबल ट्रेट ऑफ हायर
yield or nutrition or resistant to disease whatever it is, तो we'll be selecting it artificially, right? और इस तरीके से हम इसको आगे cultivation में use करेंगे. What will happen is that we'll be testing, releasing and commercialization of the new cultivars. कौन से cultivars? जो हमने artificially select करे हैं, ठीक है. अब बात ये आती है कि जो हम ईल्ड चाहते हैं या जो हमारी जो नए प्लांट्स आने चाहिए उसमें क्या क्या इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए. अब जब हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक अपना ही रहे हैं तो उसमें क्या क्या इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए. इट शुड बी कि पर यूनिट एरिया का क्रॉप प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी तो होनी चाहिए, प्लस इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जो कि जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड ड्रॉट, प्लस रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस जैसे कि वायरस, फंगाई एंड बैक्टीरिया. हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो हमारे जो प्लांट्स में जैसे डिजीज़ लग जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो जाता है. तो ठीक है, इस तरीके की ब्रीड होनी चाहिए प्लांट की जो इस चीज़ से भी रेजिस्टेंट हो, रेजिस्टेंट टू पैथोजन हो, ठीक है. प्लस इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट. ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, तभी जाकर एक प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो सक्सेसफुल बनती है. अब ये जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है, एक सिस्टमैटिक वे में कैरी आउट किया जाता है, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या होगा, हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी को एज अ रूट देखेंगे फॉर एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है. तो हम पूरा एंटायर कलेक्शन रखेंगे प्लांट्स का या सीड्स का, जो भी हमें डाइवर्स एलील्स या फॉर जितने भी हमें जीन्स चाहिए फॉर ऑल द गिवन क्रॉप, इस चीज़ को हम अपने दिमाग में रखेंगे. अब ये जो हमारा जो एंटायर कलेक्शन होता है ये प्लांट्स का या सीड्स का फॉर हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल द जीन्स फॉर अ गिवन क्रॉप, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन. सीधी सी बात है कि हमें एंटायर कलेक्शन किस चीज़ का करना है, प्लांट का या सीड का, जिसमें सारे तरीके के जीन्स प्रेजेंट होंगे जो हमें चाहिए, या सारे तरीके के एलील्स प्रेजेंट होंगे फॉर ऑल द जीन्स, ठीक है. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, जिसमें क्या होगा कि जो सिलेक्टेड प्लांट्स है, देखो पहले हमने जर्म प्लाज्म को इवैल्यूएट कर लिया, ठीक है. अब हमने क्या किया, डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स तो हमें चाहिए. इसके लिए जो हमने सिलेक्टेड प्लांट्स जो रखे हैं वो मल्टीप्लाइड होंगे, दे विल बी मल्टीप्लाइड एंड नाउ दिस विल बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. हमने इवैल्यूएशन कर लिया, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कर लिया, इनका हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया. इससे क्या होगा, हमारा प्योर लाइन क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स. जो हमने पेरेंट्स सिलेक्ट किए हैं ऊपर, अब इनका हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे, ठीक है. सर्टन तरीके होते हैं वो हमने पहले से पढ़ रखा है. नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. अब जो प्रोजेनी निकल कर आई है, जो भी हमारा डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन दिखा रही है, उसमें से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को देखकर आर्टिफिशियली सिलेक्ट करना, ठीक है. जो these are then self pollinated for several generations. सपोज हमें कोई एक सुपीरियर क्वालिटी मिल जाती है तो सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट को हम सेल्फ पॉलिनेट करवाते रहते हैं कुछ जनरेशन तक, इतने टाइम तक कि वो एक स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पहुंच जाए, ठीक है. जब वो एक स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पहुंच जाएगा तो अब उसके पास कोई और चांस होगा नहीं कि इसके कैरेक्टर्स आगे वाली जनरेशन में या आने वाली प्रोजेनी में सेग्रीगेट हो सके, ठीक है. अब यहाँ पे जाकर सेग्रीगेशन नहीं होगा, इसका मतलब दिस हैज़ रीच्ड अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और होमोजाइगोसिटी, मतलब कि सेग्रीगेशन नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस वाले पॉइंट में, ठीक है. अब जब सेग्रीगेशन नहीं होगा तब जाकर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हमारा टेस्टिंग होगा, रिलीज होगा, फाइनली कमर्शलाइजेशन होगा न्यू कल्टिवर्स का, ठीक है. और फाइनली हम इसको अपनी फील्ड में ला सकेंगे. द मेन पॉइंट इज़ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये हमारे इंडिया में, मैंने बताया 1960s के टाइम पर आया था, और इसने किस चीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा करना चाह रहा था कि इंक्रीज़ हो सके ईल्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग फार्म लैंड्स, ठीक है. इससे क्या हुआ, हमारा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जो है हमने इस चीज़ को मतलब अपनाया, और दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन इन आवर कंट्री. अगर हम बात करें वीट एंड राइस की, सो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इसका जो प्रोडक्शन था बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया था. दैट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स, ठीक है. ये बात वीट की है. और यही बात अगर हम राइस की करें तो दिस वेंट अप फ्रॉम 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन्स. नाउ द थिंग इज़ कि ये ब्रीडिंग जो है हमारी, जो हमने इस टेक्निक को जो हमने अपनाया, इससे जो हमारा इंक्रीज़ हुआ वो उससे बेटर ईल्डिंग प्रॉपर्टीज़ आई और इंक्रीज्ड ईल्ड हुआ, राइट. सो
तो जो हमारा वीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन था उसमें क्या हुआ कि हमारा सेमी डॉर्फ वेराइटीज़ बनकर आई थी, और ये किसने बनाई थी, वो थी नॉर्मन ई बोरलॉग ने। सेमी डॉर्फ वीट जो हमारी वैरायटी थी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही है, जो कि देवर हाई ईल्डिंग प्लस डिजीज़ रेजिस्टेंट। ठीक है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे सोनालिका एंड कल्याण सोना का। ठीक है, ये हमारी हाई ईल्डिंग थी और ये इंट्रोड्यूस करी गई थी ऑल ओवर द वीट ग्रोइंग बेल्ट इन द इंडिया। इसके अलावा जो और वैरायटीज़ हैं वो है IR8 और ताइचुंग नेटिव 1। ठीक है, और बाद में जाकर जो और हमारी जो वो आई हैं एग्जाम्पल्स आए हैं सेमी डॉर्फ वेराइटीज़, वो थी हमारी जया और रत्ना। यहाँ से ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज शुगर केन। शुगर केन में हमने देखा था कि दो तरीके की जो है हमारी ब्रीड है। पहला है हमारा सैक्रम बारबेरी और दूसरा है सैक्रम ऑफिसिनीफेरम। ठीक है, तो जो बारबेरी है वो नॉर्थ इंडिया में वो होता है, मतलब कल्टीवेट किया जाता है, जिसकी पुअर शुगर कंटेंट है और ईल्ड भी पुअर थी। और जबकि ऑफिसिनेरम जो है वो साउथ इंडिया में कल्टीवेट होता है, जिसकी थिक स्टेम और हाई शुगर थी। तो ब्रीडिंग से क्या हुआ, जो हमारा फाइनल जो हमारा कॉम्बिनेशन आया वो सक्सेसफुली जब हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास कम डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ आ गई, जिसमें हाई ईल्ड भी थी, थिक स्टेम हाई ईल्ड, थिक स्टेम, हाई शुगर एबिलिटी, और इन सबको मिलाकर ये नॉर्थ इंडिया में कल्टीवेट भी हो पा रहा था। वैसे ही अगर हम मिलेट्स की बात करें तो हाइब्रिड मेज़, ज्वार, बाजरा जो है वो सक्सेसफुली डेवलप हो सके इंडिया में, और इससे क्या हुआ, हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई ईल्डिंग वेराइटीज़ जो कि रेजिस्टेंट थे वाटर स्ट्रेस से भी। और यही हमें एज अ ब्रीडिंग क्वालिटी या एज अ ब्रीडिंग टेक्निक हमें अपने प्लांट्स के लिए चाहिए था। अब बात आती है कि प्लांट को ब्रीड उस तरीके से कैसा किया जाए कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाए। ठीक है, डिजीज़ रेजिस्टेंट से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजीज़ेस लगती कौन कौन सी हैं। सो जो फंगई से लगती है वो लगती है रस्ट ब्राउन, रस्ट या ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो। बैक्टीरिया से होता है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स। वायरस से होता है हमारा TBV जो कि हमारा टोबैको मोजाइक वायरस है, और टर्निप मोजाइक है। ठीक है, अब बात आती है हमारी क्रॉप्स और वैरायटी की। देखो अगर हम यहाँ देखें तो जो हमने अभी तक जो हमने अकम्प्लिश कर रखा वो ये है कि जो वीट है, वीट में हमारी वैरायटी हिमगिरी है जो रेजिस्टेंट है किसके, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बंट के। ब्रासिका जो कि पूसा स्वर्णिम है, ये वाइट रस्ट से रेजिस्टेंट है। कॉलीफ्लावर पूसा शुभ्रा, ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। काओपी पूसा कोमल, बैक्टीरियल ब्लाइट। चिली पूसा सदाबहार, चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। ठीक है, यहाँ पे जो बात है वो ये है कि हम इसको कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो एक हमारा वन ऑफ द अमंगस्ट मैनी वन ऑफ द टेक्निक इज़ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन में हम चेंज लाते हैं। हाउ, बाय चेंजिंग इन द बेस सीक्वेंसेस विद इन द जीन्स। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा न्यू कैरेक्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। द थिंग इज़ कि हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं, हम इस तरीके के म्यूटेशन को हम पॉसिबल कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियली थ्रू द यूज़ ऑफ केमिकल्स ऑफ रेडिएशंस, केमिकल्स और रेडिएशंस लाइक गामा रेडिएशंस। ठीक है, एंड सिलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स दैट हैव डिजायर्ड कैरेक्टर्स एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग। अब इससे हमने इसको म्यूटेशन ब्रीडिंग भी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है वो ये है कि जो हमारा मूंग बीन है वो रेजिस्टेंट है येलो मोजाइक वायरस और पाउडरी माइल्ड्यू से। किस टेक्निक से, वाया म्यूटेशन। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। प्लस एक और एग्जांपल है वो है भिंडी का। इसमें क्या होता है कि जो हमारी भिंडी है उसको हम इट इज़ रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस इन भिंडी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज़। एक मतलब वाइल्ड स्पीशीज़ से हमने ट्रांसफ़र करा गया था, और इस तरीके से हमारी एक नई वेराइटी बनकर आई थी। वो वेराइटी जो है प्रभानी क्रांति के नाम से कहलाई गई थी। और वो किस कौन सी डिजीज से रेजिस्टेंट थी, इट वाज रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस। ठीक है, अब बात आती है कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, हमने इससे पहले बात करी थी डिजीज़ की, अब हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की। तो जिसमें से कुछ एग्जांपल्स आते हैं ये कि जो हमारी ब्रासिका है
जो हमारी ब्रासिका है वो उसकी जो वैरायटी है वो है पूसा गौरव, और कौन से उससे रेजिस्टेंट है, एफिड से। फ्लैट बीन पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर्स। ओकरा जो कि भिंडी है, पूसा सुवानी एंड पूसा A4 शूट एंड फ्रूट बोरर्स। ठीक है, ये जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है किसी भी होस्ट क्रॉप प्लांट में, वो मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जैसे या तो हम इंड्यूस कर सकते हैं, प्लस किसी किसी में पहले से ही होता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। तो हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, हेयरी लीव्स का होना। इससे क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट हो जाता है हमारा प्लांट। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा कि हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज। इससे क्या होगा, हमारा जो मेज है वो रेजिस्टेंट होगा फ्रॉम मेज स्टेम बोरर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप प्लांट बन जाता है, ईदर बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बात आती है प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। तो इम्प्रूव फूड क्वालिटी की ज़रूरत ही क्या है जब हाई यील्डिंग और डिजीज़ रेजिस्टेंट हमारे प्लांट्स बन चुके हैं। द रीज़न बीइंग इज़ कि अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो भी रहा है तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि उस इंक्रीज्ड प्रोडक्शन पे जो हमको जो खाना मिल रहा है, जो हमारी डेली फूड रिक्वायरमेंट है, क्या वो डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को क्रॉस कर पा रही है या वहाँ तक रीच कर पा रही है। क्यों? क्योंकि इतने बिलियंस ऑफ पीपल आज भी सफ़र करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, इसे हम हिडन हंगर कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हम खाना तो खा रहे हैं पर हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है बॉडी का। ठीक है, और वो किस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि उस प्रेजेंट खाने में या जो हमारे सामने जो खाना है उसमें वो उतने न्यूट्रिशन है ही नहीं कि वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। ठीक है, देयरफॉर जो हमारी डाइट होती है दीज जनरली लैक एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलरली व्हाट, लाइक आयरन, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक। ठीक है, और इस सब की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि देयर इज़ अ रिस्क फॉर डिजीज़ या रिड्यूस लाइफ स्पैन, प्लस देयर इज़ अ रिस्क फॉर हैविंग मेंटल डिसेबिलिटीज़ एज वेल। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक प्रोसेस आता है, वो आता है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन एक टेक्निक है जहाँ पे हम क्रॉप्स, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स कर रहे हैं, किस चीज़ को दिमाग में रख के, दैट हैविंग हायर लेवल ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स और प्लस हायर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट्स। ठीक है, इस चीज़ को हम मीट करना चाहते हैं, इसलिए वी आर कैरिंग आउट दिस प्रोसेस नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स नेमली एज कि हमारा जो प्रोटीन कंटेंट है और क्वालिटी है उस पर ध्यान दिया जाए, ऑयल की कंटेंट और क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए, विटामिन कंटेंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट पे ध्यान दिया जाए। तो इस तरीके से हमारी कुछ चीज़ें ऐसी बनकर आई हैं बायोफोर्टिफिकेशन वाले प्रोसेस से कि हम पर मेज़ का हाइब्रिड बनकर आया है जो कि डबल अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स रखता है। कौन से वाले? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा एक एटलस 6 हमारी वीट की वैरायटी है जो कि हाई प्रोटीन कंटेंट रखती है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक आयरन फोर्टिफाइड राइस भी है, मतलब कि उसके पास, मतलब ये वाला जो हमारा राइस का जो हमारा वैरायटी है, दिस हैव ओवर 5 टाइम्स एज मच एज आयरन, जो कि हम नॉर्मल या कॉमनली कंज्यूम करते हैं वैरायटी को। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमारे पास अभी विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट्स, स्पिनच, पम्पकिन है, विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टमेटो, आयरन है, कैल्शियम एनरिच्ड स्पिनच एंड बथुआ है, प्रोटीन एनरिच्ड बीन्स हैं, लबलब हैं, फ्रेंच एंड गार्डन पीस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है या जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है हम इस तरीके से मीट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। अगेन फॉर द रीज़न बीइंग कि जो हमारा कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, हमारा सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स है, ये तब भी जब हमारी डिमांड है वो उस चीज़ को मीटअप नहीं कर पा रहे हैं, उस बार को जो है क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन और ह्यूमन एनिमल पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ कर रहा है, उसकी जो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि ऑफकोर्स कोई भी कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो उस चीज़ को मीट नहीं कर सकता है। प्लस जो हमारा जो शिफ्ट है फ्रॉम
शिफ्ट है जो हमारा फ्रॉम ग्रेन टू मीट्स, वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर रहा है फॉर सीरियल्स। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 3 से 10 kg ऑफ ग्रेन चाहिए होता है। सी इट्स लाइक कि 3 से 10 kg ऑफ ग्रेन्स इक्वल्स टू 1 kg ऑफ मीट, ठीक है, या इक्वल्स टू 1 kg ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग। तो इस तरीके से द पॉइंट कम्स इज कि अब हमें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका एक ही मात्र निकल कर आता है, एक वन ऑफ द ऑल्टरनेट सोर्स निकल कर आता है फॉर प्रोटीन्स फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन बोले तो कि माइक्रोब्स को ग्रो किया जा रहा है इंडस्ट्रियल स्केल पे, मतलब कि बहुत बड़े स्केल पे, फॉर एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन, कि हमें बहुत सारा प्रोटीन मिल सके। इसमें से एक एग्जाम्पल है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे जो कि स्पिरुलिना है, ठीक है। स्पिरुलिना को हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बहुत ईजिली किसी भी मटेरियल पे, जैसे कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, उस पर बहुत जल्दी ग्रो करती है, और ये रिच होती है इन प्रोटीन, मिनरल, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल्सो इन वाइटामिन्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो यूटिलाइजेशन है प्रोटीन का वो हो रहा है, प्लस हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट पे ग्रो कर सकती है, लाइक पटेटो प्रोसेसिंग प्लांट्स जो कि हमारा स्टार्च कंटेन करता है, स्ट्रॉ, मोलेसिस, एनिमल मैन्योर एंड इवन सीवेज। तो इससे क्या होगा, हमारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन और ये सब हमारा जो है फूड रिच इन प्रोटीन्स बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा बैक्टीरियल स्पीशीज़ का, जो होता है हमारा मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस, ठीक है। ये भी इजी टू ग्रो है, और ये एटलीस्ट 25 टन्स ऑफ प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है मशरूम, जो हम नॉर्मली ईट करते हैं। तो ये भी हमारा, जैसे कि हम फंगई को हम ग्रो करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, वैसे ही ये सब चीज़ें हमारी मिलाकर क्या कर रही है, हमारी प्रोटीन को कंज्यूम करने की जो हमारी वो है, या जो हमारी जो डिमांड है इस चीज़ को मीटअप करने की, इस वहाँ तक पहुँचा रही है क्या, सिंगल सेल प्रोटीन। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। ये जितने भी हमने जो भी प्रोसेसिंग और जो भी हमने टेक्निक्स पढ़ी है, दिस इज़ ऑल बिकॉज इंक्रीज्ड पॉपुलेशन और इंक्रीज्ड फूड डिमांड्स जो है वो मीटअप नहीं हो पा रहे हमारे किसी भी कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस से, ठीक है। सो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम वी कैन जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम अ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट मतलब कि कोई भी हमारा ऐसा पार्ट ऑफ द प्लांट हो सकता है जिसको हम निकाल सकते हैं, एंड नाउ दिस विल बी यूज्ड एज अ एक्सप्लांट। और ये जो है दिस एक्सप्लांट हैज़ अ कैपेसिटी टू मेक अ होल प्लांट फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटी है जनरेट करने की होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्सप्लांट, इसको हम कहते हैं टोटियोपोटेंसी, ठीक है। अब ये जो चीज़ होती है इसको क्या करते हैं, एक्सप्लांट विल बी कट आउट फ्रॉम द प्लांट, और इसको हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। इसको कल्चर करेंगे इन द स्टेराइल कंडीशंस एंड द प्रॉपर एनवायरनमेंट विद सम ऑफ द हार्मोन्स विच विल बी नीडेड एंड स्पेशल न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट मीडिया में, which will including what now this nutrient medium will be including a carbon source जैसे कि सुक्रोज हो सकता है, प्लस इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वाइटामिन, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तभी हम अचीव कर सकते हैं प्रोपोगेशन। द थिंग इज़, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सकती है। द थिंग इज़ कि ये जो हमारा जो प्रोसेस है वो एक साथ बहुत दिस मेथड विल बी प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज, क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ओरिजिनल प्लांट के, तो हम इसको हम सोमा क्लोन्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल अब तक जो हमारा इस प्रोसेस से हुआ है वो है टमेटो, बनाना, एप्पल्स, ठीक है। और यही हमारा कमर्शियल स्केल पे इस तरीके से उतरा है कि हम इस चीज़ की नीड को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक डिजीज़ फ्री या वायरस फ्री या इन्फेक्शन से जो कोई भी प्लांट है उसके अलावा भी हम उससे फ्री जो है हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज़ एक प्लांट पे जो है वो, सपोज़ द प्लांट इज़ डिजीज्ड प्लांट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दैट वील इवन द प्लांट इज इन्फेक्टेड, हम क्या करेंगे, मेरिस्टम जो है वो हमेशा, मेरिस्टम क्या कंक्लूड करके रखता है, वो करके रखता है एपिकल एंड एक्सिलरी, ठीक है। ये मेरिस्टम जो होते हैं हमारे हमेशा फ्री ऑफ वायरस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को निकाल लेंगे, और ऑफ कोर्स ऊपर वाले सारे मेथड से हम इसको बाय द टिश्यू कल्चर हम इसको ग्रो कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या ऑब्टेन होगा, इन विट्रो में वायरस फ्री प्लांट होगा। और साइंटिस्ट अब तक किस चीज़ में सक्सीड हो चुके हैं,
इन कल्चरिंग मेरिस्टम ऑफ बनाना, शुगर केन्स एंड पोटैटो। इसके अलावा एक और चीज़ में साइंटिस्ट सक्सेसफुल रहे हैं, वो ये रहा है कि इन्होंने क्या किया, प्लांट से एक सिंगल सेल निकाल लिया, ठीक है, दे आइसोलेटेड सिंगल सेल, और उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया, और डाइजेस्ट करके अब क्या हमारे पास निकला है, वी हैव नाउ द आइसोलेटेड नेकेड प्रोटोप्लास्ट। अब इसमें क्या किया हमने, दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स ले लिए, दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स के नेकेड प्रोटोप्लास्ट बना लिए, एंड नाउ वी अलाउड देम टू फ्यूज टुगेदर। सो इससे क्या हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है, क्यों, क्योंकि दे वर दी सोमैटिक हाइब्रिड्स, और इनका फ्यूजन विल बी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से जो हमारी डिज़ायर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनकर आएगा। क्यों, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें कंबाइन करनी है और न्यू हाइब्रिड प्लांट बनाना है। तो हमने टमेटो और पटेटो की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेने के बाद हम पे क्या बनाया, पोमैटो बना। उसके अलावा एक ब्रिंजल भी बना था, ठीक है, वो भी हमारी दो चीज़ों से जुड़कर बना था। दिस इज़ हाउ द चैप्टर एंड्स। आई रियली होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।